नए ड्रामा के स्टार्टिंग में ज़िया अपनी कहानी बता रही होती है कि उसके डैड के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी अचानक से पूरी तरीके से बदल गई। फ़िलहाल वो एक छोटी-सी कंपनी में काम कर रही है, लेकिन तभी अचानक से वो एक दिन बहुत ज़्यादा ही वापस से अमीर हो जाती है और इन सब के बीच जो चीज़ें हुई थी, उसमें उसे अपने ओल्ड क्रश से वापस से प्यार हो जाता है। तो यही आज की कहानी थी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक तरफ हमें हुओ की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि इस कहानी का हीरो है। ज़िया उसी की कंपनी में जॉब करने के लिए गई हुई थी। वो उसे देख कर के सोचती है, अरे! ये तो मेरा कॉलेज टाइम का क्रश है। बट उसे नहीं लगता है कि शायद हुओ ने उसे पहचाना होगा। फिर वो अपने मेकअप कॉम्पिटिशन पे फ़ोकस करने के लिए चली जाती है। हुओ वहाँ पर आता है। जीजी को एक गर्ल को मेकअप करते हुए देख के देखते रह जाता है। वो स्पेशली जीजी से मिलने के लिए ही यहाँ पर आया हुआ था। वहाँ पर उसका फ्रेंड जो भी था, जो कि इस कॉम्पिटिशन को होस्ट कर रहा होता है। वैसे तो वो ऐसे छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन के लिए नहीं आता था, लेकिन आज वो स्पेशली जिया के लिए आया हुआ था, ये बात उसे भी नहीं पता था। जो था वो जिया को बहुत ज़्यादा एडमायर किया करता था, क्योंकि वो बहुत ही उसे टैलेंटेड लगती थी और वो उसे क्लास टाइम से भी जानता था। अभी-अभी जिया ने अपना जॉब छोड़ा था क्योंकि उसका पहले वाला मैनेजर बहुत ही बदमाश था और वो छोटे-मोटे इधर-उधर जॉब वॉब कर रही है और फाइनली एक कंपनी में जॉब करने के लिए वो डिसाइड करती है। इसी के लिए वो यहाँ पर ये मेकअप कॉम्पिटिशन के लिए आई हुई थी, ताकि लोग उसके टैलेंट को पहचान सकें। उसे हुओ की कंपनी में जॉब मिल जाता है। एक रात उसे मेल आता है कि आपको इस कंपनी में जॉब के लिए जो आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। जिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग हुओ को देखते हैं, जिसने कि जानबूझ कर के जिया को यहाँ पर इस तरीके से अपनी कंपनी में एक्सेप्ट किया था। इन सब के पीछे एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है, जो कि कहानी के बीच में हमें जा कर के पता चलता है। जिया अपने नई कंपनी में जाती है, बॉस से मिलने के लिए जा रही थी, तभी वो कमरे से आ रही आवाज़ों को सुनने लगती है। अंदर 2 लोग बात कर रहे थे, जिसमें से एक हुओ की आवाज़ था। वो जीजी जो कि उसकी सेक्रेटरी से कह रही होती है कि जिया यहाँ पर नई आई है, तो उसका ध्यान रखने के लिए। अब जीजी को लगने लगता है कि हुओ यहाँ पर उस पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है और उसे जलन होने लगता है, क्योंकि वो हुओ को पसंद करती थी। अब वो जिया के लिए ऑब्वियस सी बात है कि परेशानी क्रिएट करने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पर जो आता है और वो जिया से बात करने लगता है, "अरे! तो फाइनली तुम्हारा सिलेक्शन हो ही गया।" जिया उसे देखते ही पहचान जाती है और कहती है, "हाँ।" तभी एक क्लीनिक लेडी का मशीन जिया से टकराने वाला था, लेकिन तभी जो उसे संभाल लेता है और उसे नीचे नहीं गिरने देता है। वो दोनों एक-दूसरे से पूछते हैं कि वो दोनों ठीक तो है ना? और तभी बहरे बाहर से आ रही आवाज़ों को सुन कर के वो बाहर निकलता है और जब वो बाहर निकलता है तो इन दोनों को ऐसे देखता है। वो पूछता है, "चल क्या रहा है यहाँ पर?" वो दोनों कहते हैं, "कुछ नहीं, बस जिया गिर रही थी तो मैं तुम्हें सँभाल रहा था।" इधर वो जिया को देख कर के सोचता है कि जिया बिल्कुल भी नहीं बदली, वो पहले की तरह ही है। जो उसकी सेक्रेटरी थी जीजी, वो जिया को बहुत सारा काम दे देती है और शाम तक कंप्लीट करने के लिए बोलती है। जिया इस कंपनी में नई-नई आई थी, आज उसका पहला दिन था, इसके लिए इतना सारा काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी वो मना नहीं करती है, क्योंकि जीजी ने कहा था कि वो हो ने दिया है यहाँ पर और जिया हो को देखते ही पहचान जाती है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है कि वो उसे नहीं पहचानता है। जिया सोचती है चलो ये भी ठीक ही है, वो शांति से अपना काम कर पाएगी। वो अपने काम में लग जाती है। काफ़ी देर काम करने के बाद फाइनली उसका काम फिनिश होता है। सारे लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी जीजी आकर के वापस से जिया को बहुत सारा काम दे देती है, जिस वजह से उसे ओवरटाइम करना पड़ेगा कंपनी के डे 1 पर ही। अब यहाँ पर सब आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि जीजी इस तरीके से जिया के पीछे क्यों ही पड़ी हुई है। अब जीजी ये शो ऑफ करती है कि उसे हुओ के साथ डेट पर जाना है। जिया को लगने लगता है जीजी को वो पसंद कर रहा है। उसे कभी नहीं पता था ना कि वो भी जिया को पसंद करता है जितना कि वो उसे पसंद करती है। और अब तो उन्हें मिले काफ़ी साल भी हो गए थे और वो का इस तरीके से बदलना तो ऑब्वियस-सी बात है कि जायज़ है, सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बनते ही हैं। इसी वजह से जिया इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है। लेट नाइट वो अपना अकेले काम कर रही होती है और मस्त बाहर से टेकआउट मँगा कर के खा रही थी, क्योंकि उसे भूख लगा था। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो बोलता है, "बाहर के ऐसे खाते रहोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा।" जिया उसे कहती है कि मुझे ओवरटाइम करना था, दैट्स व्हाई मुझे खाना पड़ा। वो यहाँ पर जिया को इससे पहले कुछ बोलता, तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो कहती है, "ओह! आई एम सॉरी, मैं गलत कार के कीज़ लेकर के आ गई थी, ये रहा तुम्हारा चाबी।" वो यहाँ पर जीजी को कहता है, "काम खत्म करने के बाद इसे क्लीन कर लेना।" और फिर वहाँ से जाने लगता है। जिया सोचती है, देखो तो बदमाश को, एक तो मुझे इतना सारा काम दिया है और ऊपर से इस तरीके से मुझे ही क्लीन करने के लिए भी बोल रहा है। और जब वो वहाँ से जा रहा था तो वो जीजी को कहता है, "तुम एक अच्छी सेक्रेटरी थी,
मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझ करके ये किया है। बेहतर होगा कि तुम ये सारा चीज़ छोड़ कर के अपने काम पर फ़ोकस करो, तो तुम्हारे लिए यही सही होगा। जीजी को लगने लगता है कि जिया के आने की वजह से वो उसके साथ इस तरीके से वियर्ड बिहेव कर रहा है और वो जिया से और ज़्यादा जेलस होने लगती है। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो ने उसे कभी भी भाव नहीं दिया था और जो जीजी थी, वो इस कंपनी के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बेटी भी थी। लेकिन वो सिर्फ़ वो के प्यार की वजह से इस कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब कर रही होती है। अगले दिन जीजी जिया को सर्व कर रही होती है। "ये इयररिंग कैसा लगा तुम्हें?" जिया कहती है, प्यारा है।" तो जीजी उसे सर्व करती है कि मुझे फूफो की तरफ से मिला है। वैसे वो फूफो की ग्रैंडमदर की तरफ से था। उन्होंने कुछ सोचते हुए फिर जीजी को इयररिंग दिया था। लेकिन जीजी जिया से ये झूठ बोल देती है कि फूफो ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। जिया को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है यहाँ पर। जीजी वो और जिया के बीच जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उतनी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, ताकि यहाँ पर वो दोनों और दूर हो सके। इस कहानी में सबसे बड़ा रोल यहाँ पे ग्रैंडमदर का ही होता है। कहानी की लड़कियों को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, चाहे वो हीरोइन हो या फिर विलन। ये कहानी मुझे इसी वजह से ज़्यादा पसंद आई। अब यहाँ पर जीजी को लगता है कि जिया के मन में हुओ को लेके थोड़ा ना थोड़ा डाउट तो क्रिएट हो ही गया होगा। वो जिया को कुछ और काम आगे करने के लिए दे देती है। जिया वो काम लेकर के अपने डेस्क पर चली जाती है करने के लिए और ये काम एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था और उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो वो उसे कहती है कि बेहतर है ना जा कर के तुम उनसे हेल्प ले लो, वैसे भी तो वो भी तो कंपनी का ही हिस्सा है। उस कंपनी में जो था, जब उसे पता चलता है कि जिया को उनकी ज़रूरत है, तो वो काफ़ी फ्रेंडली होकर के आ जाता है उसका हेल्प करने के लिए। उसके लिए उसने कॉफ़ी वगैरह भी लेकर के आया हुआ था। तभी वहाँ पर वो आता है सॉरी जीजी आती है और उसे कुछ और काम देती है। ये देख कर के जो कहने लगता है कि ज़िया का टैलेंट कुछ और है और तुम लोग इसके टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। वो यहाँ पर आता है तो कहता है कि वैसे ये मेरे डिपार्टमेंट की है, तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जो कहता है उसी के बारे में तो सोच कर के मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। एक्शन में जिया को तुम मेरे डिपार्टमेंट भेज दो, वहाँ पर उसके टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल होगा। जिया भी जो के डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी क्योंकि जीजी उसे परेशान करके रखी हुई थी। वो जब जिया को रोकने का कोशिश करता है तो जिया कहती है कि एक्चुअल में मैं जो के डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि इसका कहना सही है। मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वो यहाँ पर जिया को वार्न करता है कि अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं बना कर के लेके आ पाई तो फिर उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और वो उसके डिपार्टमेंट में दोबारा नहीं आ पाएगी। जिया सोचती है कि ये लड़का तो वो मुझे सीधे तरीके से थ्रेटन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और जो के डिपार्टमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जो था वो के साथ बात करने के लिए चले जाता है। जीजी को लग रहा होता है कि आखिरकार जिया में ऐसा क्या ख़ास है कि दोनों लड़के उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिया पूछती है कि अब मुझे ये पेपर्स देखने की तो ज़रूरत नहीं ना है। जीजी कहती है नहीं, अब तो तुम तो उसी डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करती हो। और फिर जिया इस तरीके से अपने काम में लग जाती है, लेकिन पहला प्रोजेक्ट उसका सही नहीं बनता है तो वो उसे डाँट लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट मुझे सैटिस्फाई तुम्हारा नहीं कर पाया तो फिर अपना बोरा बिस्तर बाँध करके खुद चले जाना। जिया को ये बात ईगो पे लग जाता है और वो बहुत ही मन लगा कर के काम करने लगती है। अब वो को लग रहा था कि कहीं उसने जिया को कुछ ज़्यादा ही रूडली तो नहीं बोल दिया। वो टिक तो पाएगी ना क्योंकि कंपनी से चली गई तो फिर उसे बुलाना दोबारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये सब कुछ एक और रीज़न की वजह से वो कर रहा था जो कि हमें आगे पता चलेगा। फाइनली कुछ घंटों बाद जिया एक प्रोजेक्ट लेकर के आती है और वो को ऑफ़र करती है और उसने बहुत ही अच्छा वो प्रोजेक्ट बनाया था। वो सैटिस्फाई हो जाता है, जो उसे छेड़ने लगता है। मैंने कहा था कि जिया टैलेंटेड है, तुम्हें उसके टैलेंट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी देर बाद फिर वो सबके लिए इस तरीके से मीटिंग अरेंज करता है, जहाँ पर कि वो अनाउंस करने वाला था कि कंपनी का नया प्रोजेक्ट कौन ही हैंडल करने वाला है, जो कि एक स्किन केयर से रिलेटेड था। अब ज़िज़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हर बार की तरह ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलने वाला है, लेकिन वो यहाँ पर आता है और वो जिया के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि इस बार का ये प्रोजेक्ट जिया हैंडल आउट करने वाली है। ये सुनते ही जीजी को जेलस होने लगता है। कंपनी में कुछ लड़कियां जीजी का सपोर्ट करते हुए कहती है कि जिया से ज़्यादा एक्सपीरियंस है जीजी और ये प्रोजेक्ट उसे देना चाहिए। वो कहता है क्या तुम कंपनी की सीईओ हो? नहीं ना। बनने का औकात है? नहीं ना। तो फिर जो कह रहा हूँ वो ऑर्डर मानो। मुझे जिया पर भरोसा है, वो ये प्रोजेक्ट अच्छे से संभाल लेगी। अब जीजी भी यहाँ पर नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात पर। लेकिन जिया के लिए एक्चुअल में चीज़ें टफ होती जा रही थी।
जो उसका हेल्प कर रहा था, वो यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आता है। उसने कुछ इन्फॉर्मेशन जमा किए थे जो कि ज़िया के काम आ सकता था, लेकिन उसे दे कैसे यही उसे समझ नहीं आ रहा था। बार-बार उसका ये बॉस वाला एटीट्यूड उसके और ज़िया के रिलेशन के बीच में आया जा रहा था। ये हीरो मुझे काफ़ी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसकी एक्टिंग हमेशा फ़न से भरपूर होती है। फिर जब वो यहाँ पर जिया को वो पेन ड्राइव देने के लिए जाता है तो देखता है कि जो अब भी जिया का हेल्प ही कर रहा है तो उसे थोड़ा-सा जेलस होने लगता है। जो उससे पूछता है, "अरे! वो यहाँ क्या कर रहा है?" तो वो कहता है, "वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन के लिए आया था कि सब लोग सही से काम तो कर रहे हैं ना?" जिया उठ कर के कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए चली जाती है, तो वो भी वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रेडी करके लेके आती है। जिया यहाँ पर सबको अपना प्रोजेक्ट बता रही होती है। कहती है कि एक्चुअल में जो ग्रैंडमदर है जिनकी ये मेन कंपनी है उनसे इंस्पायर होकर के मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सिर्फ स्किन को ऊपर-ऊपर से ठीक करते हैं, लेकिन मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो हम जैसी गर्ल्स की स्किन को अंदर से रिपेयर करता है और बहुत ही यंग दिखाता है। बहुत सारे वो ऑप्शंस देती है। प्रोजेक्ट तो प्रूफ हो जाता है लेकिन उसे पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो वहाँ पर जाता है और जिया की हेल्प करने के लिए पेन ड्राइव देता है और कहता है, मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था, देख लेना अगर तुम्हारे काम का होगा तो। जिया उस प्रोजेक्ट को देख रही होती है, उस इन्फॉर्मेशन को देख रही होती है और वो एक्शन में उसके काफ़ी काम का होता है। फाइनली अगले कुछ दिनों तक वो इस प्रोजेक्ट पर काम करती है और उसका प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। वो कुछ प्रोडक्ट केवल सैंपल के तौर पे बनवा के लाने वाली थी। काफ़ी कुछ सी चीज़ें उससे पूछती है क्या हुआ, तो जिया उसे बता देती है कि प्रोडक्ट रेडी है और सैंपल यूज़ के लिए वो आने वाला है। अब जे इस चीज़ से जेलस होकर के उसके काम बिगाड़ने में लग जाती है। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में वो को जाकर के बताती है तो वो उसके इस काम से बहुत ही खुश था और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि सेहत बिल्कुल भी नहीं बदली, वो पहले भी इतना ही हैप्पी रहती थी, चाहे उसकी लाइफ में जो हो और अब भी इतना ही हैप्पी रहती है। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जो आ जाता है, वो उसे वो उसका प्रोडक्ट दिखाता है तो कहता है वो मैंने कहा था कि जिया ये कर लेगी, इसने सच में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। अगले दिन यहाँ पर वो प्रोडक्ट सैंपल के तौर पे बन के आता है, तो जी यहाँ पर ऑफ़िस में जितनी लड़कियाँ थी उन्हें वो अप्लाई करने के लिए देती है। लेकिन जैसे ही वो लोग इस क्रीम को अप्लाई करती हैं, उनके फेस पर बहुत सारे रैशेज़ हो जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगती है कि ज़िया ने कितना घटिया प्रोडक्ट बनाया है। लेकिन ज़िया जानती थी कि उसमें ऐसा कुछ नहीं उसमें डाला है, जिसकी वजह से कि इस तरीके से गर्ल्स को रिएक्शन होने लगे। वो लोग गुस्सा होकर के जीजी को कंपनी से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने एक तो उनका शकल बिगाड़ दिया और दूसरा कि वो कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। जीजी कहती है कि वो कम ऑन ज़िया, अपनी गलती मान लो कि तुमसे गलती हुई है। तुम इस चीज़ के लिए नहीं बनी हो, अगर तुमसे प्रोडक्ट गलत बना है तो मान लो। लेकिन ज़िया कहती है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ज़रूर ही किसी ने प्रोडक्ट से टैम्पर्ड किया है और मैंने बहुत ही सही प्रोडक्ट बनाया था। वो यहाँ पर जिया के सपोर्ट में आता है और कहता है कि जब तक ये मैटर के पूरे तह तक हम नहीं पहुँचते हैं, कोई किसी को भी फायर यहाँ पर नहीं करने वाला है। जिया इस कंपनी की एम्प्लॉई थी और उसे यहाँ पर इन अपना इनोसेंस प्रूफ करने का एक मौका ज़रूर ही दिया जाएगा। जिया के लिए ये प्रूफ करना बहुत ही ज़रूरी था कि उसने ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, जिस वजह से कि इनके फेस पर ऐसे दाना निकल रहा है। वो यहाँ पर सारे एम्प्लॉइज़ को हॉस्पिटल जाकर के चेकअप कराने के लिए बोलता है और उन सब का मेडिकल ट्रीटमेंट वो खुद देने वाला था और वो कहता है कि जिया का ये मैटर वो पर्सनली हैंडल आउट करने वाला है। अब जीजी को लग रहा था कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए, लेकिन उसने बहुत ही साफ तरीके से अपना काम किया था। फिर वो और जिया यहाँ पर अपना रिसर्च डिपार्टमेंट में जाते हैं और उसकी क्रीम पर रिसर्च करने लगते हैं कि आखिरकार उस क्रीम में ऐसा क्या है जिस वजह से कि लोगों को रिएक्शन हो रहा है। ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होने वाली थी क्योंकि इतनी आसानी से इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता। जिया ने अपने इंग्रेडिएंट और कैसे बनाना है ये सब कुछ उस डिपार्टमेंट को बता दिया था। फिर भी ये गड़बड़ी तो बहुत चौंकाने वाली थी। काम करते-करते जिया सो जाती है, वो प्यार से बस उसे देख रहा था। उसे ग्रैंडमदर का कॉल आता है और वो उसे समझाता है कि डोंट वरी, जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाता मैं जिया को जॉब से नहीं निकालने वाला हूँ। और कंपनी पे कोई भी आज नहीं है कि जिसने भी ये गड़बड़ किया है, उसे ज़रूर ही उसकी पनिशमेंट मिलेगी। वो रात भर जग करके उस क्रीम पर काम करता है और फाइनली कुछ इन्फॉर्मेशन वो जमा करता है कि गड़बड़ कहाँ हुई है। अगले दिन जब जिया जगती है तो देखती है कि वो को हक करके सो रही है। वो खुद ही सोचती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। फिर वो चेक करती है कि वो ने उसका काम कर दिया तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो जब जगता है तो वो खुशी से कहती है कि चलो तुमने मेरा काम किया है तो बदले में
मैं तुम्हें लंच करने के लिए लेकर के चलती हूँ। वो दोनों अगले दिन इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो हुआ था वो जिया को कहते हैं इस बात को हमें भी सीक्रेट रखना होगा ताकि किसी ज़्यादा लोगों को पता ना चले। जो यहाँ पर आता है और वो भी इन्हीं के प्लान में शामिल था, तो वो दोनों मिल के बात कर रहे थे। उसका कहना था कि जो सिक्योरिटी गार्ड ने जिया के क्रिम को टैम्पर्ड किया था, वह शहर छोड़ के फरार हो गया है। जिया सोचती है आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड से उसका क्या पंगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इधर हो जिया और जीजी को ऑफिस में बुलाता है और फिलहाल का प्रोजेक्ट जीजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए कहता है कि तुम संभालो जब तक जिया का इनोसेंस प्रूफ नहीं हो जाता। और जीजी इसे विक्ट्री समझ रही थी। जिया हंसते हुए कहती है बच के रहना, कहीं तुम भी इस चाल में फंस ना जाओ। जिया को लगने लगता है कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया ना इस बारे में कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। और वो यहाँ पर अपने एक बंदे को जीजी पे नज़र रखने के लिए कॉल करके बोलता है, क्योंकि उसे उस पर डाउट था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है कि इस बार प्रोडक्ट बिल्कुल सही बनना चाहिए, क्योंकि मैं सँभाल रही हूँ और इस बार जिया इस प्रोडक्ट को हैंडल आउट नहीं कर रही है। जिया ने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और वो सोचती है आखिरकार जीजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। थोड़ी देर बाद जीजे यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च में जाती है, जहाँ पर कि वो सब कुछ होस्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर रिया उसके इस कॉल रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर देती है, जिसमें कि साफ पता चल जाता है सबको कि जीजे ने जानबूझकर के जिया के प्रोडक्ट को ख़राब किया है, ताकि वो इस प्रोडक्ट को हैंडल आउट कर सके और क्रेडिट ले सके। लेकिन जीजे यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे फ्रेम कर रही हो और ये एआई से रिकॉर्ड किया गया ऑडियो है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं भेजा है। वो उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है कि तुमने यहाँ पर जिया के प्रोडक्ट को टैम्पर्ड किया है, और उसे जॉब से निकलने के लिए बोल देता है। लेकिन जिया उसका ये डिसीजन मानने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है कि तुम लोग जानबूझ करके मुझे फ्रेम कर रहे हो। मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ और कल की आई लड़की के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। तभी वहाँ पर जीजी के डैड आते हैं, जो कि इस कंपनी के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे, और वो यहाँ पर वो को कह रहे होते हैं कि मेरे रहते हुए मेरी बेटी को कौन बुली कर रहा है। मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे चक्कर में वो यहाँ पर सेक्रेटरी बन के काम कर रही है। वो उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं कहा था सेक्रेटरी बनने के लिए। रही बात प्यार की, थी उसकी फीलिंग है, उसकी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वो कहता है कि आपकी बेटी ने गलती किया है, लेकिन उसके डैड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि ज़िया ही इन सब की ज़िम्मेदार है और ज़िया को जॉब से निकल जाना चाहिए। लेकिन वो ने यहाँ पर हार्ड प्रूफ उसके खिलाफ जमा किया हुआ था और वो यहाँ पर सबको दिखा देता है कि किस तरीके से जीजी ने ज़िया को फ्रेम किया था, और इस पर कोई उसे जॉब से निकालने से नहीं रोक सकता है। ये सब कुछ तमाशा भी चल ही रहा था कि तभी कंपनी में यहाँ पर ग्रैंड मदर आती है, जिनकी की एक्चुअल में ये कंपनी है। उनके आते ही जीजी जाकर के उनसे बात करने लगती है। उसे तो लगा था कि शायद वो उसका सपोर्ट करेंगी, लेकिन वो जिया का सपोर्ट करते हुए कहती है कि जब सच्चाई यहाँ पर सामने है, तो फिर हम किसी के साथ भी यहाँ पर गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं। जीजी तुमसे गलती हुई है, तुमने जिया को फ्रेम किया है, जानबूझ कर के तुमने प्रोडक्ट खराब किया है और तुम्हें अभी जॉब छोड़ना पड़ेगा। इस बात से जीजी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोल रही थी कि मेरी मॉम तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में मारी गई और तुम एहसान मानने के बजाय मुझे ही जॉब से निकाल रहे हो। उसके इस बदतमीज़ी के लिए उसके डैड उसी पर गुस्सा करने लगते हैं और जीजी को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब जिया को लग रहा था कि ये सब लोग कुछ ज़्यादा ही उसे फ़ेवर कर रहे हैं। एक्चुअल कहानी ये है कि जो ये जिया की मॉम है, वो ग्रैंडमदर की बहू है। उनके बेटे को किसी ने फ्रेम करके मार दिया है और वो जिया और उसकी बहू को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड होकर के अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कहती है, जब तक कि एक्चुअल में वो लोग उस मर्डरर को पकड़ ना लें। इसी वजह से उन्होंने बहू को यहाँ पर एक्टिंग सीईओ के तौर पर हायर किया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो जिया का कॉलेज टाइम में अच्छा फ्रेंड था और वो यहाँ पर उसका हेल्प करेगा। वो लोग यहाँ पर अब जिया को अभी सच्चाई बताने का प्लान करते हैं। जिया ऑफिस के बाद जब घर जाती है तो ग्रैंडमदर यहाँ पर आए हुए थे। वो जिया को कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी असली ग्रैंडमदर हूँ। जिया को तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी दुनिया ही बदल गई। हालांकि जिया की मॉम अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि जिया उम्र में बहुत छोटी थी और वो ये कंपनी का बोझ संभाल नहीं पाएगी। ये कॉन्स्पिरेसीज, ये टेंशन, ग्रैंडमदर का कहना था कि वक्त आ गया है, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, जिया को कंपनी में आना ही होगा। और यही रियलिटी थी। जिया को जब पता चलता है कि वो ग्रैंडमदर एक्चुअल में उसकी ग्रैंडमदर है, तो वो इस मानने को तैयार नहीं थी। ग्रैंडमदर उसे समझाती है कि ये सच नहीं बदलेगा, कि तुम मेरी पोती हो और आगे चल कर के तुम्हें ये कंपनी सँभालनी होगी। जितनी जल्दी हो सके तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। जिया कहती है कि नहीं, जब मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत थी, तब मेरी मॉम मेरे साथ थी।
हम दोनों ने अपने लाइफ़ का सबसे बुरा वक़्त अकेले ही काटा है। हमें अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। सैडली वो बैठी हुई थी तो वो उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें चीज़ों को धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए। खून के रिश्ते हैं, तुम उसे नकार नहीं सकती। दोनों कुछ देर तक यहाँ पे रहते हैं जहाँ पर कि वो ज़िया का मूड ठीक करने के लिए उसे इस तरीके से फायर क्रैकर देता है, जिससे कि उसका मूड ठीक हो सके। कुछ देर साथ रहने के बाद ज़िया देखती है, उसकी मॉम को बहुत बार कॉल आ रहा है तो वो अपनी मॉम को देखने के लिए चली जाती है। उसकी मॉम परेशान थी कि जिया किधर है। जिया कहती है कि ठीक है मॉम, मैं फ़िलहाल कंपनी सँभालने के लिए तो हाँ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप लोग की ज़िद की वजह से कंपनी में मैं बहुत बड़ा योगदान देने के लिए तैयार हूँ और मैं और ज़्यादा काम करूँगी, लेकिन मैं अभी कंपनी पूरी तरीके से सँभालूँगी या नहीं इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकती। उसकी मॉम इसी बात से खुश थी कि चलो कम से कम जिया ने इस बात को एक्सेप्ट तो किया कि वो ग्रैंडमदर उसकी ग्रैंडमदर है। लेकिन ज़िया और वो के बीच में एक्चुअल में ये लव-लपाटा चल रहा है, ये बात फ़िलहाल किसी को पता नहीं था। नेक्स्ट डे जब जिया ऑफ़िस जाती है तो घर का बटलर उससे मिलने के लिए आता है। जिया का अगले कुछ दिनों का रूटीन क्या होने वाला है वो उसे दिखाता है। जिया सोचती है अमीर बनना इतना भी आसान नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। उसे उसके ऑफ़िस में लेकर के जाया जाता है जहाँ पर कि सब कुछ पहले से ही अरेंज था। जिया के लिए टीचर आती है जो कि उसे बहुत कुछ सिखाने वाली थी अगले कुछ दिनों तक। वो और जो दोनों मिलकर के अब भी उसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे होते हैं। जिया भी उनका हेल्प कर रही होती है। कंपनी वालों के सामने वो एक नॉर्मल एम्प्लॉयी थी, लेकिन रियलिटी इन दोनों को पता था। दूसरी तरफ जो ग्रैंडमदर थी, वो जिया की मॉम को जाके दिखाती है। एक्सीडेंट के बारे में उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था। उनका कहना था कि हम अभी एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें हमें इतनी आसानी से मिल जा रही हैं, तो वो उस मर्डरर को भी मिल रही होगी। दैट्स व्हाई हमें थोड़ा-सा सीक्रेटली ये काम करना होगा। वो बताती है कि वो एक्चुअल में मेरा हेल्प करने के लिए आया था। ग्रैंडमदर का कहना है कि हाँ, वो मेरा ही इंसान है, मैंने उसे हायर किया है। ज़िया काम करते-करते बहुत ही टायर्ड हो जाती है, उसे कंपनी के एम्प्लॉयी के तौर पे भी काम करना होता है और इस तरीके से खुद की कंपनी भी चलाने के लिए काफ़ी कुछ सीखना होता है। अगले दिन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कस्टमर आती है जो कि थोड़ी-सी खड़ूस थी और वो इतनी आसानी से इनके कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली थी, तो वो लोग जिया को भेजने वाले थे उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए। जिया जाती है तो एक लेडी थी, वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से चाय बना कर के देती है और वो उसके हाथों का चाय पीते ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर ऐसा होता तो सारे चाय वाले अमीर ही होते। वो जाकर के ग्रैंडमदर को बताता है कि ज़िया अब काफ़ी कैपेबल हो गई है, उसने कंपनी के लिए एक बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लेकर के आया है। ग्रैंडमदर जानती थी कि ज़िया सच में उस लायक है। ज़िया जब घर जाती है तो ग्रैंडमदर उसे कहती है, कल मेरा बर्थडे है एंड आई होप कि तुम मेरे बर्थडे में आओगी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। जिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने अभी कंपनी पूरी तरीके से सँभालने के लिए हाँ नहीं कहा है। इसी वजह से मैं यहाँ पर बता नहीं सकती कि मैं उस कंपनी में आपके घर में आने वाली हूँ या नहीं। ऐसे बोल कर के तो वो चली जाती है, लेकिन ऐसे बोलने के लिए उसे थोड़ा-सा बुरा लगने लगता है कि उसे ग्रैंडमदर से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जो उससे बात करने के लिए जाता है, वो उसे समझाती है, तो वो उसे कहता है, "मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ग्रैंडमदर की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसी भी हो, वो तुम्हारी ग्रैंडमदर है।" और रिया को भी लगने लगता है कि शायद उन्हें उनके बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए, वरना उन्हें इस बात का सच में बुरा लग जाएगा। वो रात में काफ़ी सैडली बैठी थी, उसे नींद नहीं आ रहा था। उसकी मॉम उससे बात करने के लिए आती है, तो वो इस तरीके से मान जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। साथ ही में वो उसके डैड की कुछ निशानियाँ देती है, जो कि वो कहती है कि ग्रैंडमदर को गिफ्ट के तौर पर तुम दे देना उन्हें बर्थडे गिफ्ट में, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। जया उसे रख लेती है। दूसरी तरफ हम लोग हुओ को अपने कज़न से बात करते हुए सुनते हैं। उसकी कज़न भी एक कंपनी की सीईओ थी। उसे हुओ और जया के बारे में पता था। वो उसे छेड़ रही थी कि मेरा भाई तो अब सच में बड़ा हो गया है, कंपनी का सीईओ बन गया है। तभी वहाँ पर जया हुओ को उस लड़की के साथ बात करते हुए देखती है तो वो जेलस होने लगती है। वो जो को बुला कर के यहाँ पर अपना पार्टी में पार्टनर बना लेती है। हुओ को देख कर के जेलस होने लगता है। और यहाँ पर वो अपनी बहन को उसका हेल्प करने के लिए ऐसे बोलता है। वो दोनों वहाँ पर आपस में मिलते हैं जहाँ पर कि वो जो को काम के बहाने अपने साथ लेकर के जाता है। और यहाँ पर वो की जो कज़न सिस्टर थी वो जिया से बात कर रही होती है। वो शो ऑफ करती है कि हम दोनों एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हैं। बस वो इतना नहीं बताती है कि वो उसकी कज़न सिस्टर है। जिया को थोड़ा-सा जेलसी दिखाने के लिए वो ऐसा कर रही थी। क्योंकि अगर जिया जेलस हुई इट मीन्स कि वो भी
हुआ को पसंद करती है। अंदर तो जिया के आग लगा हुआ था, आग ऐसे ज्वालामुखी निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल करके रखती है। इस पार्टी में यहाँ पर जिया अपने डैड के साथ आते हैं, उसके डैड उसे वार्न करते हैं कि वो जिया को अब परेशान नहीं करेगी। ग्रैंडमदर यहाँ पर बर्थडे पार्टी में बाहर आते हैं, सारे उन्हें अपना-अपना गिफ्ट दे रहे होते हैं। जिया यहाँ पर जाकर के ग्रैंडमदर को गिफ्ट देती है, जो कि उसने अपने हाथों से क्रीम बनाया था, और साथ ही में अपने डैड का वो अंतिम निशानी भी ग्रैंडमदर को देती है, जिसे देख कर के ग्रैंडमदर बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं, और यहाँ पर वो पब्लिकली सबको अनाउंस करती है कि ज़िया उसकी ग्रैंड डॉटर है। ये देखते ही ज़िज़ी तो शॉक हो जाती है कि ज़िया सच में उस ग्रैंडमदर की ग्रैंड डॉटर है। दैट्स व्हाई वो कंपनी में इस तरीके से ज़िया का सपोर्ट कर रही थी, ना कि उसका। अब उसे लगने लगता है कि हर चीज़ यहाँ पर ज़िया को ही क्यों मिल रही है। वो भी उसी में इंटरेस्टेड है, ग्रैंडमदर की डॉटर भी वही है। वो जेलस होकर के ज़िया का ड्रेस खराब कर देती है। ज़िया गिरने वाली थी तो वो उसे सँभाल लेता है। ग्रैंडमदर कहती है तुम्हारे लिए दूसरा ड्रेस रेडी है, जा कर के चेंज कर लो। और इस बार जब ज़िया वो ड्रेस चेंज करके आती है तो वो उसमें इतनी प्रिटी लग रही थी कि सारे तो उसे देखते ही रह जाते हैं। वो भी काफ़ी शॉक था। ज़िया ने अज़्यूम नहीं किया था कि वो इतना खूबसूरत ड्रेस उसके लिए रखी होंगी। ये देख कर के ज़िज़ी को और ज़्यादा जेलस होने लगता है। लेकिन अब वो जिया को ऐसे चाह के भी परेशान नहीं कर सकती थी। उसके फादर जीजा को डाँट लगाते कि मैंने मना किया था कि तुम जिया को हर्ट मत करना। दूसरी तरफ जो उसकी कज़न सिस्टर थी वो जो से बात करने के लिए जाती है। इन दोनों के बीच फैमिली मैरिज होने वाला था। जो कहता है कि मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कज़न सिस्टर कहती है वो कि देखो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें सोचने के लिए वक़्त देती हूँ। मुझे तुम पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हैंडसम लगे थे। इसी वज़ह से मैंने भी तुमसे शादी करने के लिए हाँ कही थी। वरना ये बिज़नेस मैरिजेज़ में मैं भी ट्रस्ट नहीं रखती हूँ। उस कज़न सिस्टर की बातें यहाँ पर जो को पसंद आने लगी थी, और वो उससे शादी करने के बारे में सोच रहा होता है। वैसे भी वो जिया को सिर्फ़ एडमायर करता था, उसे पसंद नहीं करता था उस टाइप से। ज़िया पार्टी से बाहर निकलती है तो ज़िज़ी आकर के उससे जेलस होकर के उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम मुझसे अच्छा कर ही नहीं सकती, तुम्हें हर चीज़ क्यों ही मिल जाता है। तभी वहाँ पर वो जिया को सँभालने के लिए आता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। ज़िज़ी को लगने लगता है कि हुआ ने तो सब कुछ देख लिया है, वो उसे डाँटते हुए कहता है कि वो उससे दूर ही रहे। और जिया को वहाँ से अपने कार में लेकर के जाता है और ज़िज़ी उनके पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। ज़िया का इमेज ख़राब करने का उसका प्लान था। वो जिया को अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो ड्रेस-व्रेस जब चेंज करती है, तो उसका जो बर्थ मार्क था, वो मेकअप हटने की वज़ह से सामने आ जाता है। कॉलेज टाइम में उसे कितना ज़्यादा लड़कियों ने बुली किया था, ये बात जिया को याद आने लगता है। इसी बात को याद करके वो रोने लगती है। वो हमेशा ही मेकअप करके अपने इस दाग को ढक कर के रखी रहती है। वो यहाँ पर आता है, वो उससे पूछता है क्या हुआ? जिया अपने बर्थमार्क को छुपाने का कोशिश कर रही थी, तो वो समझ जाता है कि वो अपने बर्थमार्क को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है। इसी वजह से वो परेशान है यहाँ पर। वो जिया को कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हें यूनिक बनाता है, तुम औरों से अलग हो। जिया उसे कहती है मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे हग कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे ये दाग होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों अपने रोमांस को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिया को ग्रैंडमदर का कॉल आने लगता है और उसे जल्दी-जल्दी घर जाना पड़ता है। उसे लगता है कि शायद कुछ अर्जेंट होगा, लेकिन जब वो घर जा कर के देखती है तो ग्रैंडमदर यहाँ पर उसे लड़की दिखाने के लिए बुलाई थी। वो कहती है कि अब मैंने अनाउंस कर दिया कि एक्चुअल में तुम मेरी होती हो तो बहुत सारे लड़के तुम्हें इंटरेस्ट दिखा रहे थे और मैं चाह रही थी कि यहाँ पर उनमें से तुम किसी एक को चूज करो, लेकिन ज़िया को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता है। आता भी कैसे? यहाँ पर वो हुओ को जो पसंद करती थी तो वो बहाना करके टालने लगती है। हालांकि वो ग्रैंडमदर को बोल देती है कि वो कंपनी संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो मान गई है, लेकिन शादी वो अपनी मर्जी से करेगी। ग्रैंडमदर यहाँ पर उसकी बात मान जाती हैं, ये कहते हुए कि ध्यान रखना कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ जाना। नेक्स्ट डे जब जो ऐसे एज यूजुअल बात करने के लिए जाता है तो हू को ये देख कर के जेलसी होने लगता है और वो सोचता है कि अब जो उससे मैन टू मैन बात करने का वक्त आ गया। वो उसे कंपनी के छत पे लेकर के जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो जिया को पसंद करता है। जो उसे कहता है क्यों, क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं उसे कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ। जो हंसते हुए कहता है मैं यही तो सुनना चाहता था। मैं जिया को एडमायर करता हूँ, लेकिन उसे गर्लफ्रेंड की तरह पसंद नहीं करता।
और मैंने डिसाइड किया है मेरे बिज़नेस मैरिज को हाँ कहने के लिए, जो कि तुम्हारी कज़न सिस्टर के साथ सेट किया गया। मुझे वो फर्स्ट मीटिंग में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी और मैं यहाँ पर उससे शादी करने के लिए रेडी हो गया। चलो होगा ये, कम से कम लव राइवल वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन अभी बहुत से प्रॉब्लम थे जो कि सॉल्व करना बाकी था। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि वापस से कुछ बहाना करके कंपनी में एंट्री ले चुकी है और जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसमें वो यहाँ पर जिया की फ़ोटोज़ को लेकर के पंगे क्रिएट करने का डिसाइड करती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जिया जब अपने ऑफ़िस में जाती है तो सब उसे लेकर के गॉसिप कर रहे थे। एक लड़की से उनमें से पूछती है क्या हुआ? तो वो यहाँ पर हो के फ़ोटोज़ दिखा कर के कह रही होती है, तुम्हारे बारे में ये बात फैल रहा है कि एक्चुअल में तुम्हारा कंपनी के बॉस के साथ अफ़ेयर चल रहा है और इसी वज़ह से तुम्हें इतना ज़्यादा यहाँ पर वो लोग सपोर्ट करते हैं। जिया यहाँ पर किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है कि कंपनी की बॉस तो वही है। वो को भी ये बात पता था। वो यहाँ पर आता है, जिया इस बात को लेकर के परेशान थी, उसे पता था, बट वो फ़िलहाल उसे काम डाउन रहने के लिए कहता है। जिया जब जीजी से फ़ाइल रिलेटेड बात करने के लिए जाती है, तो जीजी को ये डर लग रहा था कि कहीं जिया को पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने ऐसा किया है। लेकिन जिया को फ़िलहाल तक कुछ पता नहीं था। वो जीजी के साथ काफ़ी नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही होती है। दूसरे सीन में हम लोग एक नए बंदे को देखते हैं जो कि जिया की मॉम पर लाइन मारने का कोशिश कर रहा था। उसे पटाने के लिए अगले कुछ दिनों से वो उसके कॉफ़ी शॉप में आया कर रहा था और उसकी रेगुलरिटी को देख कर के जो जिया की मॉम थी वो धीरे-धीरे उसे पिघलने भी लगी थी। लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक मिशन के तौर पर उसे अप्रोच कर रहा है। जीजी और उसके डैड ने उस बंदे को वहाँ पर भेजा है जिया की मॉम को पटाने के लिए और उनका नेक्स्ट प्लान जानने के लिए। और वो उसी प्लान के तहत यहाँ पर आया हुआ था। बहाने से वो जिया की मॉम से पैसे बैठना चाहता था ताकि उसने जिन लोगों से उधार लिया है वो उधार भी चुका सके। जिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो ऑफ़िस में लगी हुई थी। वो उसे बताता है, मुझे पता चल गया ये फ़ोटो यहाँ पर जिया ने वायरल किया है। जीजी ने अब जिया उसे पनिशमेंट देना चाह रही थी तो वो उसे फ़िलहाल काम डाउन रहने के लिए बोलता है क्योंकि इससे कुछ ख़ास लॉस नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जिया बहुत ही मेहनत कर रही थी, वो काम करते-करते ऑफ़िस में ही सो जाया करती है। अगले दिन वो अपनी मॉम को उस लड़के के साथ देखती है। उसकी मॉम वहाँ पर उसे बताती है कि एक्चुअल में ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। जिया को पहले मीटिंग में ही उसका ये नया बॉयफ्रेंड कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है और वो लड़का पहली बार जिया से भी मिल रहा था। वो दोनों अपना घर-वर पे मस्त डेट रोमांस मार रहे होते हैं। वो लड़का यहाँ पर जिया के साथ भी फ्लर्ट करने का सोचता है। उसे जीजी कॉल करते हुए आगे का अपडेट पूछती है तो उसे अपडेट कुछ ख़ास मिल नहीं पाया था। और साथ ही में यहाँ पर उसे पैसे की भी फ़िक्र हो रही थी, तो वो जीजी से कुछ पैसे की डिमांड करता है। शुरुआत में जीजी से जिया यहाँ पर अपनी मॉम से उस लड़के के बारे में जानने के बारे में कोशिश करती है। वो लोग उस लड़के के मॉम से अगले दिन मिलने के लिए जाने वाले थे। लेकिन जो उस लड़की की मॉम थी ना, बहुत ज़्यादा ही अकड़ू थी और वो जिया और उसकी मॉम का बहुत ही इंसल्ट कर रही होती है कि तुम तो इतनी बड़ी बच्चे की माँ हो और मैं अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी उम्र की औरत कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उस लड़के ने सोचा नहीं था कि उसकी मॉम ऐसे बिहेव करने वाली है, क्योंकि उसे यहाँ पर जिया की मॉम को रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो लोग कुछ पैसे वाले थे और उसके पैसे इस तरीके से काम आ सकते थे उसके लिए। इसी वजह से अब जब जिया देखती है कि वो उसकी मॉम का इंसल्ट कर रही है तो भला कहाँ ही वो रुकने वाली थी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उस लड़के को लगने लगता है कहीं उसका प्लान ना फ़ेल हो जाए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो और ग्रैंडमदर को पता चल जाता है कि उसके बेटे को किसने मारा है। वो कोई और नहीं, जीजी के डैड थे। अब वो पूरी तरीके से अपना फुल प्रूफ चीज़ें जमा कर रही हैं, जिससे कि वो पूरी तरीके से प्रूव कर सके कि एक्चुअल में उनके बेटे का मर्डरर कोई और नहीं है, जीजी का डैड है। और फिलहाल अभी जिया को इस बारे में नहीं बताया जाएगा, वरना उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। दूसरी तरफ वो लड़का वापस से जिया की मॉम को पटाने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिया की वजह से जो जिया की मॉम थी, वो उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है। वो अगले कुछ दिनों तक इस तरीके से जिया और उसकी मॉम के आगे-पीछे मंडराते रहता है। फाइनली यहाँ पर उसकी मॉम उसे माफ़ करने का डिसाइड करती है। थोड़ी देर बाद जीजी का कॉल आता है तो वो जिया के कमरे में जाकर के उससे बात करने लगता है, आगे के बारे में कि किस तरीके से क्या करना है और वो पैसा कैसे देने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर जिया उस इंसान को बात करते हुए सुन लेती है और समझ जाती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। अब जब इस इंसान को पता चलता है कि जिया को सब कुछ पता चल गया है, तो अब उसे भला कहाँ ही जाने देने वाला था। वो उसके साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश करता है और यहाँ पर
जिया इस तरीके से उसे पीछा छुड़ाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो और उसकी मॉम दोनों ही उसे सेव करने के लिए आ जाती हैं। वो लड़का डर के मारे वहाँ से फरार हो जाता है। वो कहता है मैंने पता लगाया है, एक्चुअल में वो इस तरीके से जीजी की फैमिली की तरफ से भेजा गया था आप पर नज़र रखने के लिए। तो वो समझ जाती है कि क्यों ही वो उसके पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ था। वो लोग खाना-वाना खा रहे थे उस इंसान के जाने के बाद। वो यहाँ पर पूरी तरीके से ज़िया की मॉम को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था और ज़िया और उसकी मॉम दोनों ही इन बातों को समझ रहे होते हैं कि वो उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। अब भाई वो बंदा ज़िया को पसंद करता था तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी होने वाली सासू मॉम को तो इम्प्रेस करेगा ना। जब ज़िया की मॉम को पता चलता है कि जीजी के डैड ने उनके हस्बैंड को मारा है, तो बहुत ही गुस्सा आ जाती है, लेकिन वो उसे काम डाउन करता है कि अभी हम ये बात बाहर नहीं ला सकते, सिर्फ़ कुछ दिन और इस तरीके से जीजी और उसके डैड दोनों जेल में होंगे। जिया की मॉम यहाँ पर खुद को काम डाउन करती है और जिया के सामने वो ये बातें चाह कर के भी नहीं बता सकती थी। अगले दिन अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट देखने के लिए वो एक बिज़नेसमैन के साथ जाकर के ड्राइंग कर रही थी और वो बिज़नेसमैन जिया का फ़ायदा उठाने का प्लान कर रहा था। थैंकफुली वहाँ पर वो पहुँच जाता है और वो जिया को सँभालते हुए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जिया ऐसे ड्रंक थी और वो उसका केयर कर रहा था। जब उसे होश आता है तो वो उसे कहता है, "तुम्हें याद है, तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया?" जिया कहती है, "क्या किया मैंने?" वो उसे कहता है कि, "तुमने कल मेरा फ़ायदा उठाया और पहले तुम ये बताओ कि तुम कल ड्रिंक करने के लिए क्यों गई थी बिज़नेसमैन के साथ? तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से वो लोग तुम्हें प्रोजेक्ट दे देंगे?" जिया कहती है, "मैं तुम्हारी तरह तो टैलेंटेड नहीं हूँ, तो मुझे जो आइडिया दिमाग में आया मैंने वो करना सही समझा। वैसे कल रात हुओ का फ़ायदा उठाने के लिए वो उससे माफ़ी माँगती है। वो यहाँ पर कहता है, "माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी रियल गर्लफ्रेंड बन जाओ।" लेकिन जिया यहाँ पर जानती नहीं थी कि वो सिचुएशन की वज़ह से उसे कह रहा है। ये एक्चुअल में वो उसे पसंद करता है, इसी वज़ह से वो यहाँ पर हो की बात ना मानने का डिसाइड करती है और काम करने के बहाने वहाँ से निकल कर के चली जाती है। हुआ यहाँ पर अब जिया को किसी हालत में जाने नहीं देने वाला था। फाइनली उसे मौका मिला था अपने प्यार को वापस पाने का, तो वो भला क्यों ही जाने दें। दूसरी तरफ इस तरीके से कंपनी का जो ये प्रोडक्ट लॉन्च था, वहाँ पर जीजी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बता रही होती है और जिया को स्टेज पे बुला करके अपना मेकअप रिमूव करने के लिए कहती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज़ करने वाली थी। जिया यहाँ पर थोड़ी-सी अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि जैसे उसका दाग यहाँ पर सबके सामने आता, सब उसे पहले की तरह क्रिटिसाइज़ करने लगते, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। सब यहाँ पर जिया को सपोर्ट कर रहे थे कि वो इस बर्थमार्क के साथ भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और ये बर्थमार्क उसे और ज़्यादा यहाँ पर यूनिक बनाता है। अब जीजी देखती है कि उसका प्लान जब ये वाला भी फ़ेल हो गया तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है कि वो कैसे जिया को यहाँ पर नीचा दिखाया है। इस सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च की खुशी में जो जिया की ग्रैंडमदर थी, वो सबको अनाउंस करती है कि जिया आज से कंपनी की नई सीईओ है और सब खुले दिल से जिया को अपना लेते हैं। सिवाय जीजी के, वो तो उससे बहुत ज़्यादा ही जेलस थी और यहाँ पे ग्रैंडमदर खुश थी कि फाइनली जिया इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ये सब कुछ होने के बाद जिया का मूड थोड़ा-सा ख़राब था, तो वो उससे कहता है कि चलो, मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए लेके चलता हूँ। फिर वो उसे अपने घर लेकर के जाता है और दोनों यहाँ पर बैठ कर के मस्त-मस्त वाला वाइन पीते हैं। लेकिन वाइन पीने के चक्कर में ज़िया यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है और फिर वो खुद हो को छोड़ कर के नहीं जाने के लिए कह रही थी। वो उसे बोलती है कि एक्चुअल में वो उसका क्रश था, लेकिन वो को लगता है कि शायद वो नशे की हालत में ऐसा कर रही है और दोनों यहाँ पर वापस से मेकआउट करते हैं। अगली सुबह जब ज़िया जगती है तो फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि उसने हुआ के साथ क्या कांड किया था और अब वो यहाँ पर काफ़ी एम्बैरेस होने लगती है कि उसने दोबारा ऐसा हरकत किया। अब वो उसे कहता है कि मैं सीरियसली तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जया यहाँ पर वो को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हो जाती है। अब ये कांड होने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, बॉयफ्रेंड तो बनाना पड़ेगा ना, गलती एक बार की माफ़ी होती है, बार-बार की थोड़ी ना। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडमदर को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो दोनों जल्दी-जल्दी उस प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है ग्रैंडमदर को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, एक्चुअल में ज़िया के डैड ही हैं। ज़िया के डैड अब अपनी असलियत दिखाते हैं और कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था, कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी लेने के लिए अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। मरने से पहले तुम्हें इस कंपनी के पेपर पर साइन करना पड़ेगा। साथ ही में वो लोग ज़िया और वो दोनों को भी किडनैप कर लेते हैं।
और कहते हैं कि ये सब कुछ जिया की वजह से ही हो रहा है। अगर वो नहीं होती तो आज वो कंपनी का मेन ओनर होता। वो उससे कहता है ये तो कभी नहीं होने वाला था, क्योंकि तुम कंपनी डुबा ही रही थी। दूसरी तरफ ये बात जो को पता चलता है और वो अपनी फियांसे यानी कि हो को बचाने के लिए अपनी फियांसे के साथ जल्दी-जल्दी उस प्लेस से निकलता है। उसकी कज़न वो को जान बचाने के लिए इस तरीके से उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। अ, उसके कज़न की फैमिली वाले गुस्सा कर रहे थे कि ज़ो कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है कि मैं अपने भाई को बचाने जा रहा हूँ। फिर वो का हेल्प करने के लिए जाता है। जेजी और उसके डैड को जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा कांड किया था। जिया के डैड के मर्डर के केस में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से वो और जिया दोनों एक हो जाते हैं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया प्रेग्नेंट है और इसी हैप्पी न्यूज़ के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्ज़न में। कीप लिसनिंग।